बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBIC बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन 2024। स्टूडेंट्स, हम 2015 का फर्स्ट पेपर कर रहे थे और सेक्शन बी के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट 3 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 12 में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी हुई हैं, तो उनकी यूजेस हैं, मींस कि हमने डिफरेंट मेटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल हमने अरेंज किया हुआ है। तो अब उस अरेंजमेंट से हम क्या क्या जो है वो आगे एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि प्रिडिक्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ्स, यानी हम उनसे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि electrochemical series helps to identify the substances that are good oxidizing agents and reducing agents। तो अब ये जो हमारे पास सीरीज़ है और ये जो सीरीज़ है उसमें टॉप ऑफ द सीरीज़ में गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, यानी वो दूसरों को रिड्यूस करवाएंगे और ख़ुद ऑक्सीडाइज होंगे। मींस कि अब आपको पता चल गया टॉप ऑफ द सीरीज़ में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, लेकिन दूसरों को रिड्यूस कराएंगे तो वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको यहाँ पर सीरीज़ भी दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी शो हो रहा है कि ब्लू में जो है स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी यहाँ पर टॉप पे जो है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जब नीचे आते जाएंगे तो उनकी वो स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। और यहाँ डाउन पे जो है वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रेजेंट हैं। तो जो है वो आपके पास जब ऊपर जाते जाएंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है। अब सेकंड इसका यूज़ क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो हैं वो प्रिडिक्ट करती हैं डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। ये हेडिंग्स भी आपने लिखनी है और उसके बाद फिर दो लाइंस की एक्सप्लेनेशन लिखनी है। तो अ मेटल हायर इन सीरीज विल डिस्प्लेस अ मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन विच इज़ लोअर इन सीरीज एंड वाइस वर्सा। यानी हमारे पास, तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आयरन है, ठीक है। आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकती है, आयरन जिंक को भी डिस्प्लेस कर सकती है, ठीक है, आयरन एल्यूमिनियम को भी डिस्प्लेस करती है। मींस के जो टॉप पर होंगी, ठीक है, जो टॉप पर होंगी वो अपने से लोअर वालों को डिस्प्लेस कर सकती हैं फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि सोल्यूशन में कोई भी जो चीज़ प्रेजेंट होती है ना वो आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ प्रेजेंट है वो आइंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो टॉप में प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, वो इनको देगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब करके और मेटालिक फॉर्म में सोल्यूशन से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये है कि आप इससे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अ मेटल हायर इन सीरीज विल डिस्प्लेस द मेटल फ्रॉम इट्स सोल्यूशन विच इज़ लोअर इन सीरीज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड इसका जो यूज़ है, प्रिडिक्ट लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स बाय मेटल्स। यानी अगर आप कोई भी एसिड्स हैं, ठीक है, उनको मेटल्स और एसिड्स को रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी या नहीं होगी, तो वो उसको भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ऑल मेटल्स हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ना रिडक्शन पोटेंशियल्स गिवन होती हैं, ठीक है, यानी आपको हर एक एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगी। रिडक्शन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की जितनी भी उसकी पावर है। तो हाइड्रोजन जो है वो जीरो पे है, उसकी वैल्यू जीरो पे है, और हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उनकी पॉजिटिव में शो हो रही है, नीचे जो है वो नेगेटिव में शो हो रही है, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, इसका क्या मतलब होगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि ऑल मेटल्स हैविंग नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी जिनकी भी ऑक्सीजन से कम, हाइड्रोजन से कम है, नेगेटिव में है, दे शो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एज कम्पेयर टू यानी हाइड्रोजन के मुकाबले में वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे बिलीव करेंगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो उससे टॉप पर हैं, हाइड्रोजन से टॉप पर हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे बिलीव करेंगे, ठीक है।
तो अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी मेटल्स जो हाइड्रोजन से लोअर पर प्रेजेंट हैं, ठीक है, नेगेटिव जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी। तो अगर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस प्रेजेंट हैं, ठीक है, जब ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी तो वो जो है वो हाइड्रोजन एटम्स, हाइड्रोजन आइंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके तो हाइड्रोजन गैस बना देंगे, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो सकती है। तो अब देखें, इससे हमें पता चल गया कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। तो हमने देखना है कि वो मेटल्स जो जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव में है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में डाउन में प्रेजेंट हैं, तो वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये 3 पॉइंट्स लिख देने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर दी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड्स। तो स्टूडेंट सरफेस टेंशन को पहले सिर्फ देख लें, आपने लिखना नहीं है, उसमें सिर्फ फैक्टर्स ही लिखने हैं, डेफिनेशंस नहीं लिखनी। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो एक नेट फोर्स फील कर रहे होते हैं डाउनवर्ड, ठीक है। जो दरमियान में अगर मॉलिक्यूल है उसको राइट साइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्ट कर रहा है तो वो कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट साइड वाले से टॉप वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहा है तो वो जो बॉटम पे है इलेक्ट्रॉन सॉरी एटम, उसकी अट्रैक्शन से उसकी जो सारी फोर्सेस हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो नेट फोर्स जो दरमियान में है, ठीक है, मॉलिक्यूल, उसको कोई भी फोर्स फील नहीं होती, ठीक है। जो सोल्यूशन के अंदर है, मिडल में है, उसको कोई भी नेट फोर्स फील नहीं होती, लेकिन जो बिल्कुल सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनको ऑल द टाइम डाउनवर्ड एक फोर्स फील हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो लेफ्ट साइड की फोर्स है वो राइट साइड की फोर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाती है, लेकिन जो डाउनवर्ड फोर्स है वो अप साइड पे तो कोई अब मॉलिक्यूल ही नहीं है क्योंकि वही सरफेस पर है, तो अप साइड पे कोई नहीं है, तो इसलिए उनको नेट फोर्स हमेशा एक डाउनवर्ड फील होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं? मींस कि जितना ज़्यादा जो लोअर मॉलिक्यूल्स हैं जितना ज़्यादा स्ट्रांगली जो सरफेस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे उतनी ही सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी स्ट्रॉन्गर, तो उतनी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड, ग्रेटर इज द सरफेस टेंशन एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू कोई और ले लें जिसके में लैंडर डिस्पर्शन फोर्सेस प्रेजेंट हो। तो इसका मतलब है वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी किसी भी नॉन पोलर लिक्विड से, ठीक है, जैसे कि बेंजीन, अल्कोहल और ईथर्स वगैरह। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हायर देन एनी लिक्विड सच एज अल्कोहल, ईथर एंड बेंजीन। दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आ जाता है टेम्परेचर। अब देखें, आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उनके दरमियान की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, ठीक है। ये वीक हो जाएंगी तो इसका मतलब कि सरफेस टेंशन क्या हो गई, कम हो गई। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। अब रीजन भी साथ लिखेंगे, दिस इज बिकॉज इंक्रीज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और लास्ट में आपके पास जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी नेचर पोलर है तो उनकी सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, जो नॉन पोलर है उनकी सरफेस टेंशन कम होगी। तो आपने अगेन इसकी एक लाइन लिख देनी है, इट इज़ डिफरेंट, यानी सरफेस टेंशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी आइसोमॉर्फिज्म एंड ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो चुका है 2014 के फर्स्ट पेपर में, क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट, राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड सल्फेट, और इसकी आपने वैल्यू जो है वो दी हुई है और आपने सॉलिबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको पर्पल से लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो है वो 2013 के फर्स्ट पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए दी हुई थी। तो अब वही बात है, फॉर्मूला तो वही यूज़ होता है कि अगर आप एक्स फाइंड आउट करें, सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करें या KSP फाइंड आउट करें, तो बेसिकली आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए और एक्सप्रेशन से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट में पहले लिखेंगे कि लेट एक्स बी द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट, क्योंकि हमने सॉलिबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हम अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही इसकी सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है। x बी द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट, लेट एक्सेस अमाउंट A ऑफ लेड सल्फेट इज मिक्सड विद वाटर, यानी ज़्यादा सारी अमाउंट हमने लेके उसको पानी के साथ मिक्स कर दिया, देन इट आयनाइजेज इन द वाटर एज, तो वो वाटर में कैसे आयनाइज होगी, इस तरह से,
ठीक है। अब आपने डबल हेडेड एरो के साथ इसको लिखना है, लेड सल्फेट लेड आइंस और सल्फेट आइंस बनाएगा, और आपने साथ यहाँ पर एक्वस भी शो करना है, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन देखें, मोलर कंसंट्रेशन लेनी है आपने, मोलर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी, आपने ए अमाउंट ली थी और स्टार्ट में आइंस कोई भी नहीं थे, और थोड़ा सा जब टाइम पास करेगा और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो ए में से एक्स माइनस कर देंगे और लेड की भी कोई ना कोई अमाउंट बन जाएगी और सल्फेट की भी कोई ना कोई अमाउंट बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और बात नोट करें कि अगर आपके पास यहाँ पर कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं, ठीक है, 2 और 3, तो अब आपके पास आपने कहना था कि जब इक्विलिब्रियम पर इसकी 2x अमाउंट बनेगी, ठीक है। जो यहाँ पे कोएफिशिएंट होता है वही हमने यहाँ पे x के साथ लगाना होता है, ठीक है। यहाँ मैंने 3 लिखा है तो यहाँ पे 3 लिखना होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो आपने यहाँ पर लिखना था x माइनस 2x, ठीक है। और अगर इसी तरह कोई और वैल्यू होती, 5 मोल्स होते हैं तो a माइनस 5x, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अभी तो इनके सब के मोल्स 1 1 हैं, इसलिए हमने सब जगह पे x लगाया है, ठीक है। अब हमने KSP का एक्सप्रेशन लिखना है। वो आपको पता है कि सिंपल प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस जो हैं वो उनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल लेड और सल्फेट की कंसंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, उनको हमने ये जो पीछे हमने वैल्यू फाइंड आउट किया है, देखें ये x आया ना, इसकी कंसंट्रेशन x है, इसकी कंसंट्रेशन भी x है, तो ये x लिख दिया। KSP की वैल्यू दी हुई थी 1.96 10⁻⁸, ठीक है, -8 है, हाँ जी। अब इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो ये इससे के साथ कट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x आ जाएगा। तो मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड सल्फेट जो है वो 1.4 10⁻⁴ मोलर है, ठीक है। बहुत ईजी था, सिंपल सा था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द फॉलोइंग। यानी कैटलिस्ट आप जब डालते हैं तो वो यानी रेट ऑफ रिएक्शन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होती है ना, तो उसको कैसे इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पे हम देखते हैं। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन विद लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हमने बता दिया कैटलिस्ट करता क्या है। सो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, यानी वो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, क्योंकि कम एनर्जी पे भी वो रिएक्शन होने शुरू हो जाता है। तो इस वजह से ये हम रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। और किस तरह फास्ट करेगा, बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है। अच्छा, फिर है आपके पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्या करता है। अगेन वही बात है कि हमने पिछले फैक्टर में एक्सप्लेन कर लिया, लेकिन यहाँ पे आपने दोबारा से बताना है। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ न्यू मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन विद लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सो कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन डिक्रीज हो जाती है। बेसिकली इसमें हमने इस वाले फैक्टर में बताया है कि कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, और नेक्स्ट में हमने बताया है कि कैटलिस्ट से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन। A catalyst added to a reversible reaction speeds up both forward and the reverse reactions to the same degree, यानी वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उसी तरह फास्ट कर रहा होता है और रिवर्स को भी फास्ट कर रहा होता है। तो ओवरऑल जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यानी इक्विलिब्रियम जब अटेन होता है तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जितनी कंसंट्रेशन हैं वो उतनी ही रहेंगी, लेकिन ये है कि कैटलिस्ट डालने से जब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लिखेंगे, दस कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। कंसंट्रेशंस पे कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट एट विच द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, यानी वो रेट को फास्ट कर देगा, इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, डिराइव वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। तो यहाँ पर ही हमारे पास रिपीट हो चुका है एज इट इज़ क्वेश्चन 2014 का 1 जो फर्स्ट पेपर था। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आप देखें ये शॉर्ट में भी पूछा गया है, तो शॉर्ट में भी ये आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये देखें पर्पल में लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये स्टोक्यो का न्यूमेरिकल है और सेम वही चीज़ें रिपीट होंगी। मोल्स मैथ्स है, मोल्स फाइंड आउट करें, फिर कंपैरिजन करें और सॉल्व करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। 0.01 kg ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इज डिकम्पोज्ड, ये टूटेगा। और व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट STP, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो साथ कैल्शियम ऑक्साइड भी बनेगा,
ठीक है। तो इसका 0.01 kg गिवन है, तो इससे कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है क्योंकि सिर्फ एक ही यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है, मास जो दिया हुआ है उसको पहले आप ग्राम्स में कर लें, क्योंकि अगर मिलीग्राम्स में दिया हुआ है, किलोग्राम्स में दिया हुआ है या जिसमें भी दिया हुआ है तो उसे आपको सिंपल ग्राम्स में लेकर जाना होता है, ठीक है। मोलर मास और उसके बाद मोल्स फाइंड आउट कर लें। तो 0.1 मोल्स जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के आ गए हैं। तो अब आप इसको कंपैरिजन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोलर रेशियोज आर, ठीक है, यानी 1:1 की रेशियो है। 0.1 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के हैं तो 0.1 मोल्स ही कार्बन डाइऑक्साइड के भी बनेंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो हमेशा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.414 डीएम क्यूब होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर की जगह आपसे रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पूछा जाए तो आप वो उसमें हमारे पास यहाँ पर 24 डीएम क्यूब आता है, ठीक है। इसको चीज़ को याद रखिएगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 22.414 ही होता है। अच्छा, तो हम 0.1 मोल्स का फाइंड आउट कर लेंगे कितना वॉल्यूम होगा। 0.1 मल्टीप्लाई बाई 22.414, तो ये आ जाएगा 2.2414 डीएम क्यूब। तो कितना इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रेडिक्ट द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने पर्पल में क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये लीच एटलियर्स प्रिंसिपल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2013 के फर्स्ट पेपर में ये रिपीट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि लीच एटलियर के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम करें तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएं या कम करें, या प्रेशर बढ़ाएं या कम करें, या वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट होगा। तो आपको इन चारों पाँचों फैक्टर्स को रिटर्न में जो है वो लिखना आना चाहिए कि किस तरह से होगा। सबसे पहले तो ये देखें, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, क्योंकि हीट पॉजिटिव में गिवन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये टेम्परेचर इंक्रीज का इफेक्ट पूछ रहे हैं कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिखा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हमने लिखा रिएक्टेंट्स प्लस हीट गोज टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप पहली लाइन में लिखें द गिवन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक सो हीट विल एक्ट एज अ रिएक्टेंट। हीट रिएक्टेंट वाली साइड पे रहेगी, ठीक है। तो मतलब आप जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि आप रिएक्टेंट्स बढ़ा रहे हैं। जब रिएक्टेंट्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे जाता है। तो इसी को आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब द एडिड हीट। क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्यों जाएगा, वजह भी लिखें, इसलिए ताकि जो भी आपने हीट डाली है एडिड हीट को वो एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, यूटिलाइज कर ले। और अनटिल कब तक ये करता रहेगा, फॉरवर्ड पे जाता रहेगा जब तक न्यू इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट कौन सा फैक्टर पूछा है, जब प्रेशर को कम करेंगे, ठीक है। तो क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, प्रेशर को कम करेंगे। तो प्रेशर का जब आपने देखना हो तो आप सबसे पहले देख लेंगे क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर है तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर बराबर नहीं है तो फिर इफेक्ट होगा। तो अब ये देखें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स सेम हैं, ठीक है, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर और अगर नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हैं तो प्रेशर को इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है और रिएक्शन जो है उस तरफ मूव करेगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, ठीक है। और इसी का ऑपोजिट भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर को अगर डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और रिएक्शन विल मूव इन द डायरेक्शन विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। लेकिन अब हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर्स प्रिंसिपल इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम। आप इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिक्रीज से लेकर चल रही हूँ, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर डिक्रीज दिया हुआ था तो हम डिक्रीज से ही लेकर चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लीच एटलियर्स प्रिंसिपल इफ द प्रेशर इज डिक्रीज्ड ऑन एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, ठीक है, यानी प्रेशर डिक्रीज करेंगे, देन इट विल इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, देन reaction will move in the direction having greater number of moles, ठीक है। reaction will move in the direction having greater number of moles। तो अब हम लास्ट में लिखेंगे in this given reaction since total number of moles of reactants and products are equal so pressure has no effect on this reaction।
तो ये यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, यानी अगर हम इस पे एनी अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इसमें डाल दें, यानी नाइट्रोजन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें टू दी इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो नाइट्रोजन क्या है यहाँ पर हमारे पास, रिएक्टेंट है ना, तो इट मीन्स कि ये रिएक्टेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली-चाटलेट्स प्रिंसिपल व्हेन द रिएक्टेंट्स आर एडेड टू द इक्विलिब्रियम मिक्सचर देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, क्यों वो फॉरवर्ड में जाएंगे, टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एडेड रिएक्टेंट्स। ठीक है, यानी जो भी हमने ऐड किया ताकि वो कंज्यूम हो जाए। कब तक होगा ये, अनटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो फिर हम लास्ट में लिखेंगे सो बाय एडिंग नाइट्रोजन रिएक्शन विल मूव इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पेट जो आपको तरीके बताए हैं कि इस तरह से आपने स्टार्ट करना है और इस तरह से स्टेप वाइज लेके चलना है, तो आपने इसका यही वो रखना है पैटर्न। ठीक है, ली-चाटलेट का कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका पैटर्न यही होगा, आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन बी। ड्यूरिंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये हमें जनरल रिएक्शन दिया हुआ है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, ये टेबुलर फॉर्म में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें और यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखें, ये मैंने पर्पल में लिखा है, इसका मतलब है कि ये रिपीट हुआ हुआ है क्वेश्चन। एज इट इज़ तो नहीं कहेंगे क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्टोकियो के या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के या जो भी न्यूमेरिकल टाइप, तो उसमें उन्होंने ना वैल्यूज़ चेंज की होती हैं, तो एज इट इज़ नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन चीज़ वही होगी, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टेबल दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, सेम वही स्टेप्स एंड सारा कुछ फॉलो होगा, लेकिन यह है कि डाटा चेंज होगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको पर्पल से शो किया है और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट में देखें, हम पहले फर्स्ट और सेकेंड जो ले रहे हैं, सॉरी फर्स्ट एंड सेकेंड तो नहीं ले सकते, फर्स्ट एंड फोर। ठीक है, पहले हम फर्स्ट एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं जिसमें बी की अमाउंट कांस्टेंट होगी और ए की 0.1 से 0.4 में चेंज हो रही है और साथ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शंस भी चेंज हो रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी इज केप्ट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ ए का इनिशियल और फाइनल के दरमियान में रेशियो ले लें 0.1 और 0.4। अब इनको हम और सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 1:4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपने रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल और फाइनल के दरमियान में भी जो है वो रेशियोज फाइंड आउट कर लेनी है और सिंप्लीफाई करने के लिए हम जो है वो इनिशियल से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक तरफ जो है वो 1 और दूसरी तरफ 4 आ जाएगा। तो अब देखें, ये तो अब आपको ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ, तो अभी आपको ये समझ आ रही होगी कि जिस रेशो से कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है उसी रेशो से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, दिस रिएक्शन शोज दैट this shows that as the concentration of A is increased 4 times, the rate of reaction also increased 4 times. So the reaction is first order with respect to A, और आपको इसको रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन और मोलर कंसंट्रेशन लिख के उसके ऊपर 1 लिख देंगे। ठीक है, अब आपने सेकंड और थर्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट ले लेना है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए की केप्ट कांस्टेंट रहेगी और बी की जो है वो इनिशियल 0.2 से 0.4 में चेंज हो रही है। इसको मोर सिंप्लीफाई करने के लिए 0.2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो 1:2 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन की भी इनिशियल और फाइनल के जो रेट्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए इनिशियल रेट से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो इनिशियल्स कट के 1 आ जाएगा और दूसरी तरफ 4 आ जाएगा। अब देखें, अगर हमने जो है वो कंसंट्रेशन को डबल किया है तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं हुआ बल्कि उसका भी डबल हो गया, टू टाइम्स इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, दिस शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड and the rate of reaction also increased 4 times. ठीक है, तो rate of reaction increased 4 times, तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, so the reaction is second order with respect to reactant B. ठीक है, और अब आप इसको रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी और उसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, आप दोनों ए और बी को इकट्ठा करके लिखेंगे, ए का 1 पावर है और बी की 2 एक्सपोनेंट की पावर है। ठीक है, और आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, तो वो के ए इंटू बी। ठीक है, 1, और अब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 + 2 = 3। ये तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है।
ठीक है 3। अब आपने ये जो रेट लॉ इक्वेशन जो है वो आपने फाइंड आउट की है, इसमें रेट कांस्टेंट यानी जो के है इसके यूनिट्स आपने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अब आप लिखें सो इट इज़ अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमने रेट लॉ लिखा, उसमें से के लिए अरेंज कर लिया, रेट डिवाइड बाय ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल जो रेट का जो होता है कंसंट्रेशन पर सेकंड, रेट का जो यूनिट होता है, ये देखें ये कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब और पर सेकंड, ठीक है। और ए तो मोल्स पर डीएम क्यूब और बी जो है मोल्स पर डीएम क्यूब का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ कि ये 1 और 1 तो आपस में कैंसिल हो गए, यानी मोल पर डीएम क्यूब मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो गए, तो ये मोल जो है वो स्क्वायर हो जाएगा और डीएम क्यूब -6 हो जाएगा, तो -6 ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, और ये 2 जो है ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ऊपर ये पर सेकंड ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2015 के फर्स्ट पेपर का सेक्शन बी कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 तक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।